गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो हंसियाकार क्या होते हैं? हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चंस है। और हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया अर्थात सीकेल सेल या एनीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक है। क्या है? मतलब हंसियाकार रुधिराणु, मतलब इसमें इस रोग में, एनीमिया रोग में क्या होता है, ये अपने ब्लड को ऐसे बना लेते हैं, मतलब हंसिया के जैसे बन जाते हैं, इनकी क्लॉटिंग हो जाती है, इसलिए इनको हंसियाकार रुधिराणु या फिर एनीमिया रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ब्लड क्या होते हैं, एक हंसिया के शेप को बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम, इस रोग का नाम हंसियाकार रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो पहला, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया अर्थात सीकल सेल या एनीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक है। ठीक है, तो ऑटोसोमल क्या है? रिकेसिव ट्रैट। ठीक है, यह एक रोग संतति में तभी हो सकता है जब माता और पिता दोनों ही रोग के वाहक होते हैं। मतलब कि एनीमिया से दोनों रोग से क्या हो, पीड़ित हो, मतलब कि उसकी माँ भी और उसके पिता भी जब दोनों पीड़ित होते हैं, किससे? इस रोग से, तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब ही रोग के वाहक होते हैं। जब माता और पिता दोनों ही रोग के वाहक यानी कैरियर हों, अर्थात हेट्रोजाइगस हों। क्या हो? हेट्रोजाइगस हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है तो हंसिया रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस रोग के एलील को HB या HBS के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? HB और HBS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका संकेतक क्षार द्वारा मतलब कि व्यक्त किया जाता है। एक को HbA, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S के नाम से दिया गया। ठीक है, तो जो यस होता है उसे हम सीकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकल। और ए वाले को एनीमिया कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, सीकल या फिर एनीमिया, दो तरह के लक्षण होते हैं। तो मनुष्य में 3 जीनोटाइप हो सकते हैं, एच बी यानी हीमोग्लोबिन ए। ठीक है, मतलब एक क्या हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन ए हो सकते हैं, और एक हो सकता है हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 और दूसरा होता है, मतलब ये कह सकते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, एच बी ए, और एक होता है HbA और HbS, तथा दूसरा होता है तीसरा वाला HbS टाइप का। ठीक है, तो केवल सम युग्मजी यानी HbS ही रोग प्रदर्शित करते हैं, और विषम युग्मजी हल्के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? हल्के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वाहक होते हैं। और इस रोग का कारण असमान हीमोग्लोबिन है। क्या है? इस रोग का कारण असमान हीमोग्लोबिन है, जो समान हीमोग्लोबिन से बीटा ग्लोबिन के क्या होता है, समान हीमोग्लोबिन से बीटा ग्लोबिन क्या करता है, बीटा ग्लोबिन क्या करता है, मतलब कि ये कह सकते हो कि समान हीमोग्लोबिन से प्रोटीन बीटा ग्लोबिन के एक अमीनो अम्ल से भिन्न होता है, और ये हीमोग्लोबिन का एक परिवर्तन इसका क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, समान हीमोग्लोबिन से प्रोटीन बीटा ग्लोबिन एक एमिनो अम्ल में भिन्नित होता है, मतलब भिन्न होता है, और हीमोग्लोबिन एक परिवर्तन इसकी बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के 6वें स्थान पर स्थित एमिनो अम्ल, जिसे हम बोलते हैं ग्लूटेमिक अम्ल के वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है। और यह रोग बहुप्रभाविता यानी प्लियोट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? प्लियोट्रॉफी के रूप में जाना जाता है, और इसमें ग्लूटेमिक अम्ल के वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन से होता है। यह रोग बहुप्रभाविता का भी उदाहरण है। किसका? बहुप्रभाविता का भी उदाहरण है। तो जीन में उत्परिवर्तन के कारण जीन परिवर्तित हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जीन में उत्परिवर्तन के कारण जीन परिवर्तित हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे लाल रक्त कोशिका
कोशिकाओं का आकार हंसियाकार हो जाता है। जैसे कि क्या हो जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का जो कोशिका होती है वो हंसियाकार हो जाती है, जिससे गंभीर रक्ताल्पता, शारीरिक कमजोरी आदि के लक्षण आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लक्षण गंभीर रक्ताल्पता और शारीरिक कमजोरी और वीकनेस जैसे गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगला है, जैसे कि देखिए, अगला क्वेश्चन से है गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो गुणसूत्रीय परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, मतलब गुणसूत्रीय जो परिवर्तन होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्रोमोसोमल क्या होता है, म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्रोमोसोम्स की संरचना यानी नंबर, संख्या या पूर्ण समुच्चय होने वाला कोई भी बदलाव गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। तो मतलब ये अगर समुच्चय में होने वाला परिवर्तन या फिर उनके क्रोमोसोम की संरचना में या फिर उनके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसी को हम बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। यह निम्न प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है? यह निम्न प्रकार का हो सकता है, जैसे गुणसूत्रों के आकार की बदलाव। तो गुणसूत्रों के आकार की बदलाव पहला, तो ये पहला इसमें क्या होता है, डिलेशन जिसे बोलते हैं विलोपन। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर विलीन हो जाना विलोपन कहलाता है। विलोपन मतलब विलीन हो जाना, मतलब कि गुणसूत्र का एक खंड टूटकर क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो उसे हम विलोपन कहते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं, द्विगुणन। तो डुप्लीकेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन या फिर द्विगुणन कहते हैं। एक क्रोमोसोम खंड का दो या अधिक बार पाया जाना द्विगुणन कहलाता है। क्रोमोसोम खंड का एक या मतलब कि जो क्रोमोसोम खंड होता है दो या अधिक बार पाया जाना उसे क्या कहेंगे, द्विगुणन कहलाता है। और इसमें प्रतिलोपन, इन्वर्जन क्या बोलते हैं, प्रतिलोपन। और इसमें गुणसूत्र के किसी खंड को पूरे 180 अंश का पर घूम जाना ही प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक है, 180 अंश डिग्री का क्या है, घूम जाना ही प्रतिलोमन या फिर इन्वर्सन कहलाता है। अगला देख लीजिए, स्थानांतरण, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ट्रांसलोकेशन होता क्या है, तो किसी असमजात क्रोमोसोम्स में किसी अन्य क्रोमोसोम के खंड का जुड़ना स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी अन्य मतलब कि किसी क्रोमोसोम में असमजात क्रोमोसोम के किसी अन्य क्रोमोसोम के खंड का जुड़ना स्थानांतरण कहलाता है। मतलब उसके किसी अन्य जाति का गुणसूत्र दूसरे अन्य गुणसूत्रों में जब चला जाता है तो इसे हम स्थानांतरण गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो दो असमजात मतलब दो असमजात क्रोमोसोम के बीच यह अदला बदली क्या कहलाता है, व्युत्क्रम स्थानांतरण या फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला है इसमें गुणसूत्र, मतलब कि गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, यानी गुणसूत्र संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो पहला होता है अनिप्लॉयडी मतलब आशुगुणिता। क्या बोलते हैं, आशुगुणिता। क्रोमोसोम्स की कुल संख्या में कुछ कमी या वृद्धि आशुगुणिता कहलाती है। मतलब अगर कोई कमी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या में तो उसे हम बोलते हैं आशुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर उसकी वृद्धि में या फिर उनकी संख्या में अगर जो भी कमी गुणसूत्र की आती है तो उसे हम बोलते हैं आशुगुणिता। ठीक है, तो लेकिन इसमें संपूर्ण जीनोम की वृद्धि या कमी नहीं होती। क्या होती है, इसमें संपूर्ण जीनोम की वृद्धि या कमी नहीं होती है, कुछ ही की कमी हो सकती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, यह अनेक प्रकार होती है। क्या होती है, यह अनेक प्रकार की होती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, एक सूत्र न्यूनता या मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। इसे हम बोलते हैं कायिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, कायिक क्रोमोसोम। संख्या में केवल एक क्रोमोसोम के कम होने को मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक क्रोमोसोम को कम होने पर
तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी कहते हैं। जैसे 2n-1 की स्थिति क्या है, 2n-1 की स्थिति। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो द्विसूत्र न्यूनता या नलीशोमी क्या होते हैं, नलीशोमी। यह क्या होता है, काई क्रोमोसोम संख्या में से जब दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं तब यह स्थिति द्विसूत्र न्यूनता कहलाती है। जैसे कि 2n-2 की स्थिति होती है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे गुणसूत्र बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सूत्रता मतलब कि एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी, इसे हम एकाधी सूत्रता या फिर हम ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। तो काई क्रोमोसोम संख्या में एक क्रोमोसोम की वृद्धि को ट्राइसोमी कहते हैं और इसमें 2n+1 की स्थिति होती है। कितनी, 2n+1 की स्थिति होती है। तो चलिए इस अगला देख लेते हैं, द्विआधि सूत्री या टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में क्या होता है, काई क्रोमोसोम संख्या में दो क्रोमोसोम की वृद्धि क्या होती है, टेट्रासोमी कहलाती है। जैसे 2n+2 की स्थिति, ठीक है। 2n+2 की स्थिति को क्या कहेंगे, टेट्रासोमी गुणसूत्र कहा जाता है। और यूप्लाइडी सुगुणिता या यूप्लाइडी क्रोमोसोम संख्या में क्रोमोसोम की मूल संख्या के बराबर की वृद्धि यूप्लाइडी कहलाती है। अर्थात यह यूप्लाइडी में क्रोमोसोम संख्या मूल संख्या की गुणज होती है और यह चक्र गुणता या फिर एक गुणता या मोनोप्लाइडी या द्विगुणता या बहुगुणिता प्रकार की हो सकती है, ठीक है। बहुगुणिता जीव त्रिगुणिता या फिर चतुर्गुणिता आदि हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, स्वबहुगुणिता पोलाइलॉइडी क्या है, पॉलीपोलाइडी, ठीक है। पॉलीपोलाइडी एक ही जीव के क्रोमोसोम की गुणिता होती है। एक ही जीव की क्या होती है, क्रोमोसोम की गुणिता होती है। इसी तरह क्या है, बहुगुणिता क्या है, एलोपोलीपोलाइडी भिन्न जीवों के क्रोमोसोम से बनी गुणिता होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये लक्षण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है ये, क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, यह कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है। तो पहला होता है प्रकृति में समजात डीएनए का पुनर्योगज कहाँ और कैसे होता है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए क्रॉसिंग ओवर पे बात कर लेते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर मतलब कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट यानी कि प्रोफेज फर्स्ट के अंतर्गत पैचिटीन या उपावस्था टेट्रावायलेंट में समजात गुणसूत्र यानी डीएनए अभिगनी या फिर कह सकते हो क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य प्रतिकर्षण के फलस्वरूप कियाजमेटा पर आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होने की क्रिया को विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र की जीन संरचना में परिवर्तन आ जाने से लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। क्या आ जाती है, मतलब कि भिन्नता आ जाती है। तो ये क्वेश्चन था क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में जैसे मान लिया जाए कि एक स्त्री जिसका रक्त ग्रुप ओ हो और उसने एक पुरुष जिसका रक्त समूह AB है से विवाह किया,
और उनकी भावी संतान में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाएंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। रक्त वर्ग में वंशागति एक जीन एलील के कारण होती है। क्या होती है? इसमें जीन के एलील के कारण ऐसा लक्षण आता है। तो जब पहले देख लेते हैं प्रतिजन ए, एंटीजन ए के लिए आई ए। ठीक है, एंटीजन ए के लिए क्या होता है? आई ए होता है। और फिर एंटीजन बी के लिए आई बी होता है। ठीक है, तथा दोनों एंटीजन के अभाव के लिए आई जीरो, मतलब दोनों एंटीजन के अभाव के लिए आई ओ जीन उत्तरदायी होता है। इसमें आई ए और आई बी क्रमशः आई ओ पर प्रभावी होते हैं। ठीक है, आई ए तथा आई बी क्रमशः किस पर प्रभावी होते हैं? आई ओ पर प्रभावी होते हैं। जबकि आई ए तथा आई बी में सहप्रभाविता होती है। क्या होती है? आई ए और आई बी में क्या होता है? सहप्रभाविता होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें अगला देख लेते हैं। जैसे तो इसके ओ ग्रुप के क्या होते हैं? तो रक्त तो आप जानते हैं, ए बी, ठीक है, बी और ए बी और होता है ओ। तो मतलब इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं ए की। ठीक है, ओ क्या करता है? ए बी रक्त वाले माता पिता की संभावित संतानों के रुधिर वर्गों का जीनोटाइप चित्रानुसार क्या होगा, क्या होता है? जैसे देखेंगे तो रक्त वर्ग ए और अथवा बी होगा। क्या होगा? संतति का रक्त वर्ग ए अथवा बी होगा, क्योंकि इसमें पुरुष में क्या एंटीजन ए बी पाया जा रहा है। तो इस तरह से ऐसे तो हम चलिए देखते हैं, इसका क्रॉस देख लेते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप है और इसमें ए बी ब्लड ग्रुप है। तो इसके ए के लिए मान लिया जाए, अगर हम ए के लिए देखते हैं तो इसका आई ए होता है एंटीजन। और इसका अगर मान लेते हैं बी के लिए, तो बी के लिए आई बी होता है। ठीक है, आई बी एंटीजन। और इसी तरह इसमें क्या होता है? आई, ठीक है, ओ और फिर आई ओ। तो इस तरह से एंटीजन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्रॉस। तो इसके मतलब दो युग्मक अलग अलग हो जाते हैं, तो मतलब इनमें अलग अलग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके एक साथ इससे संपर्क किया, ये वाला इससे किया, तो ये बनता आई ए। ठीक है, आई ए। और फिर इसी के जैसा और फिर यहाँ पे दोनों हमने बनाया, तो एक इधर आया और एक इसका लिया, तो आई ए जीरो मतलब आई ए और आई ओ बनाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार फिर से इसको हम फिर से ले लेते हैं, तो आई बी और आई ओ बन जाता है। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह ले लेते हैं हम, तो आई ए और आई ओ बनता है। ठीक है, फिर इसके लिए निकालते हैं, तो आई बी और आई ओ बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड ग्रुप तो आई ए मतलब कि बनाता है ए और ओ, तो ये दोनों क्या बनाते हैं? अगर हम मान लिया जाए आई ए और आई ओ, मतलब इन दोनों के लिए क्या बनाते हैं? एलिल जो बनेगा आपका एक ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है, और इसी तरह क्या होता है? तो इनका एक ग्रुप आता है, तो इस तरह से एक बी हो जाता है, बी ब्लड ग्रुप, और एक एक ब्लड ग्रुप होता है। तो मतलब अगर जब एक साथ इसके साथ जुड़ता है, ये कह सकते हो, अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पे इस तरह से ओ और प्लस मतलब 1A मतलब जोड़ते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? मतलब कि ए ग्रुप आएगा। क्या बनेगा? ए ग्रुप आता है। ठीक है, अगर इसी तरह इसका भी निकालेंगे, आई बी और प्लस क्या है? आई जीरो निकालेंगे। ठीक है, जीरो नहीं सॉरी ओ, तब भी इसका भी क्या बनेगा? आई बी, मतलब कि ये कह सकते हो ये बी ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? बी ग्रुप बनाएगा। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? ए ग्रुप और बी ग्रुप और ए बी और ए बी, तो इस तरह से ये लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप चित्र ज़रूर समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में मान लिया जाए, जैसे देखते हैं, तो अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। और अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? और मीरा बिलिस जलापा, ठीक है, के लाल पुष्प आरेरे वाले और पौधे के सफ़ेद पुष्प
स्मॉल आर वाले पौधे की क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों की स्वपरागित कराया गया तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है 2012, 2016, 17 और 18, 19 में कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। तो कुछ पौधों में एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों में संकरण कराने पर, मतलब अलग अलग लक्षणों के, विपर्यासिक मतलब विपरीत लक्षणों के रूपों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। क्या है F1 पीढ़ी में? मतलब कि मध्यवर्ती लक्षण, मतलब बीज के लक्षण प्राप्त होते हैं, अर्थात तो दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतया प्रभावी हो सकता है, मतलब कि पूर्णतः प्रभावी लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लक्षण नहीं होता है, तो पूर्ण प्रभावी लक्षण नहीं होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होता है। तो दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते? दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने 1903 में की थी। किसने? कार्ल कोरेंस। कौन वैज्ञानिक थे? कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में किया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब मतलब गुलाबास, ठीक है, यानी 4 o'clock पौधा होता है ये, पौधों के लाल पुष्प वाले तथा एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है। तब F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? F1 पीढ़ी के गुलाबी पुष्प वाले पौधे या F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है। तब F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी व सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसका क्रॉस देख के बताते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इस तरह से, मतलब कि कैपिटल आर आर, मतलब दोनों लिए लक्षण। अब इनको क्या है, मतलब इसमें आर आर दो लक्षण आते हैं, ऐसे ऐसे देख लेते हैं, एक युग्मा किए, एक युग्मा किए। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जब हम आर आर मतलब दोनों में क्रॉस कराते हैं और स्मॉल आर, ठीक है, एक सफ़ेद पुष्प है और एक लाल पुष्प, जब कराते हैं, इन दोनों के जब क्रॉस कराते हैं तो आपका क्या बनता है? मध्यवर्ती, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होते हैं तो इस तरह से मान लिया जाए, दिखाया जाता है, तो ये गुलाबी पुष्प प्राप्त होता है। क्या होता है? और ये जो गुलाबी पुष्प होता है F1, मतलब F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन होती है। क्या होती है? यानी फर्स्ट जनरेशन के नाम से ये जाना जाता है। जब यह मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होते हैं तो ये F1 जनरेशन यानी फर्स्ट वन होती है। अगर अब इन दोनों में क्या है, हमने एक इस तरह से क्रॉस वाला भी मतलब किया जा सकता है ये। तो इसको हमको करने के लिए क्या करते हैं, मतलब एक तरफ हम कैपिटल आर ले लेते हैं, एक तरफ स्मॉल आर ले लेते हैं, है ना, मतलब इस तरह से, और एक तरफ फिर ले लेते हैं कैपिटल आर, एक तरफ स्मॉल आर। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, यानी इन दोनों को हम क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? कैपिटल आर आर बन जाएंगे। ठीक है, अब फिर इसी तरह इसका इसका करा देते हैं, तो कैपिटल आर क्या हो जाए? कैपिटल आर और स्मॉल आर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लक्षण बनते हैं। और ये वाले को जो लक्षण है इससे करा देते हैं, क्या है, स्मॉल, मतलब फिर कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएंगे। और इसी तरह क्या है, इस वाले को फिर इससे करा देते हैं। ठीक है, तो ये बनाता है स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल आर बन जाता है। अब तो इसमें क्या होगा, जो मतलब कि ये कह सकते हो, जब मान लिया जाए अगर कैपिटल आर आर आते हैं तो ये आपको रेड कलर दिखाएंगे। किसका? रेड कलर दिखाएंगे। अगर मान लिया जाए कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आता है तो
तो ये पिंक होगा, क्या होगा, पिंक कलर, यानी गुलाबी कह सकते हो, मतलब पिंक आएगा, क्या आएगा, पिंक। और ये वाला जो स्मॉल आर आर है वो आपको क्या बताएगा, सफ़ेद बताएगा, सफ़ेद बताएगा, क्या बताएगा, सफ़ेद। तो इस तरह से क्या होते हैं, अगर इन दोनों इसमें कितने, अब इनको काउंट कर लेते हैं, इन दोनों को हम काउंट कर लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, एक, और इसका एक अनुपात आता है। अगर हम बात करते हैं कैपिटल आर आर की और कैपिटल आर, एक मिनट देख लेते हैं। अगर हम मान लिया जाए कैपिटल आर की बात करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल आर और एक है कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक क्या होता है, मतलब ये दो है ना, तो हम इसको और एक और ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर एक क्या है दूसरा, मतलब एक क्या है कैपिटल आर, ओ सॉरी, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया जाए इसके लिए एक आया है और ये दो आया है, ठीक है। तो इस तरह से दो रेशो हम बना लेते हैं, एक रेशो ये दो बार आया तो दो हो गया, और यहाँ पे एक रेशो ऐसे बना लेते हैं। तो इस तरह से एक अनुपात दो अनुपात में ये लक्षण आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसी तरह क्या होता है वर्णांता, जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, एक यक्ष लिंग गुण संलग्न लक्षण, इसका जन्मजात जीन वायु गुण से उत्पन्न नहीं होता है। यह एक अप्रभावी लक्षण होता है, क्या होता है, अप्रभावी लक्षण है। अतः स्त्रियों में प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण स्त्रियां प्रायः लक्षण की वाहक होती हैं, क्या होती हैं, लक्षण की वाहक होती हैं। और अप्रभावी यक्ष लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति क्रिस क्रॉस होती है, क्या होती है, वंशागति क्रिस क्रॉस होती है, मतलब कि क्रॉस होकर एक दूसरे पे पहुंच जाती है। तो माता से यह लक्षण पुत्र और पुत्री दोनों में वंशागत होता है, यानी माता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्र और पुत्री दोनों में जाते हैं, ठीक है। और पिता से केवल पुत्री को प्राप्त होता है, मतलब कि ये कह सकते हो पिता से लक्षण जो होते हैं, माता के लक्षण पुत्र और पुत्री दोनों में जाते हैं, किसके लक्षण, माता के, जबकि पिता के लक्षण केवल पुत्री में ही जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और माँ के लक्षण आते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ जाते हैं, ठीक है। तो इतना वंशागत, पुत्री दोनों में वंशागत होते हैं, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब क्या है, वाहक स्त्री और समान पुरुष की संतानों में 50% पुत्री वाहक और 50% समान होती है, जबकि 50% पुत्र वर्णांध तथा 50% पुत्र समान होते हैं। तो ठीक है, तो चलिए इसका क्रॉस देखते हैं। चलिए ठीक है, तो एक मान लिया जाए कैरियर, कैरियर फीमेल होती है, मतलब कि ये वाहक है, क्या है, जो मादा होगी वो वाहक है, और नॉर्मल मेल ये समान है। अब जो वाहक है तो उसे हम क्या है क्रॉस में रखते हैं, मतलब कि क्रॉस तो करते हैं, मतलब उसमें हम या तो सी भी लिख सकते हो कैरियर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसे ग्राउंड दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये राउंड दिखाया गया है और इसमें नहीं दिखाया गया। तो जो कैरियर है उसमें राउंड दिखाया गया है। जब इन दोनों को हम करते हैं क्रॉस तो ये कैरियर आएगा और ये यक्स आएगा। तो ये कैरियर डॉटर, मतलब कि पुत्री वाहक होगी, क्या होगी, पुत्री जो पैदा होगी वो वाहक होगी। और इसके लिए अगर हम दूसरा कराते हैं तो इसमें भी क्या होगा, जो कलर ब्लाइंड सन होगा, मतलब कि जो सन होगा वो भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। अगर इससे इससे करा देते हैं तो ये नॉर्मल होता है, यक्स यक्स होगी, जो पुत्री पैदा होगी वो नॉर्मल होगी, और ये क्या होंगे, यक्स वाई नॉर्मल सन। ये कह सकते हो कि 50% क्या होंगे, डटर, मतलब कि 50% क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, और 50% उसके वाहक होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 50 पर वर्णांत की वाहक स्त्री तथा समान पुरुष के 50 पुत्र वर्णांध और 50 पुत्र समान तथा 50 पुत्रियां वर्णांध और 50 पुत्रियां समान होती है, ठीक है। तो 50-50 क्या होंगे, वर्णांध होंगे, और 50 पुत्रियां समान होंगी। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, लक्षण आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं तक इसका क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू क्लास।